प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी से जो रिलेटेड बातें हैं उस पे और डीप में हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि फीमेल इनफर्टिलिटी जो है वह आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसको और छोटी छोटी बातों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो जो ये शरीर में जो भी नींद आने का जो वक्त होता है, अगर उसको लोग स्किप कर देते हैं तो जो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वह बिगड़ जाता है। जैसे कि किसी को नींद आ रही है लेकिन वह जबरदस्ती टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं। तो इसके वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वह गड़बड़ा जाती है और अग्नि पे और मल पे, दोषों पे उसका इफेक्ट होता है। तो जब हम फीमेल इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए। तो कॉजेस जो है उसमें ओवेरियन फैक्टर्स देखना चाहिए, ओवरी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। यूटराइन फैक्टर्स देखना चाहिए कि यूट्रस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से सर्वाइकल प्रॉब्लम देखना चाहिए कि सर्विक्स से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हैं। वजाइनल फैक्टर्स देखना चाहिए और सिस्टमिक फैक्टर्स देखना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेद में ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, इसमें सभी चीज समाहित है। और फीमेल इनफर्टिलिटी का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमको ओवुलेशन का टेस्टिंग करना चाहिए, फॉलिकुलर टेस्टिंग होता है वह देखना चाहिए, प्रोलैक्टिन लेवल कितना है वह देखना चाहिए, हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी वह करके देखना चाहिए, ओवेरियन रिलीजिंग टेस्टिंग करना चाहिए, और अदर हॉर्मोन्स का टेस्टिंग करना चाहिए, जैसे कि एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है, टी3 है, टी4, टीएसएस देखना चाहिए, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल देखना चाहिए, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन कितना है वो देखना चाहिए, इमेजिंग टेस्ट करना चाहिए, हिस्टेरोस्कोपी मतलब जो यूट्रस को देखता है हिस्टेरोस्कोपी करना चाहिए, लेप्रोस्कोपी करना चाहिए, जैसा है जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह सब करना चाहिए। हारित संहिता में जो अभी ये जो प्रोलैक्टिन टेस्टिंग है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि हारित संहिता में ऐसा बताया है कि स्तन्यवह स्त्रोतस में अगर सर्कुलेशन अगर हो, स्तन्यवह स्त्रोतस में अगर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है तो रक्त का प्रवाह जो है वो स्तनों में ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला गया है स्तन मतलब ये जो शुक्र वहे द्वे तयोर्मूलम स्तन्योर्मूलम वृषणस्य शेफस्य ऐसे बोला है। तो अगर वहां पे स्तन्य व स्त्रोतस में अगर वो अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है और प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है तो मतलब अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से ओवल्यूशन जो है वो दब जाता है, रुक जाता है। और मतलब जो है जो वो स्तनों की तरफ ज्यादा जा रहा है, प्रोलैक्टिन ज्यादा जा रहा है, और ये हमारे पास स्थान है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्व गति में जा रहा है। तो अपान स्थान में जो ओवुलेशन हो रहा है वह नहीं हो पाएगा। दूसरा बात क्या बताया गया है कि हरित ने बताया है कि इनफर्टिलिटी आती है तो उसका कारण हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, यह भी बताया गया है। अगर ब्लड में हाई लेवल का प्रोलैक्टिन है तो जो ओवुलेशन है वो उसको वो सप्रेस कर देगा। तो उसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपान स्थान में अगर ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका वजह से कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन के रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया अगर हुआ है तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया अगर हुआ है तो उनका पित्त का सरगुण बढ़ा हुआ है, मतलब सरगुण युक्त पित्त आ रहा है। तो हम लोग पित्त को देखकर पित्त को शमन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रोटीलैक्टिनीमिया में हम लोग क्या करते हैं कि अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, क्योंकि पित्त ऐसा आ रहा है जो चिकनाहट युक्त है। तो चिकनाहट वाला और सरगुण वाला पित्त आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लघु सुशेखर जब देंगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा जो सिद्धांत है उस हिसाब से चिकनाहट को, पित्त में जो बहुत ज्यादा सस्नेह गुण बढ़ गया है, जबकि ईशा स्नेह गुण बोला है, लेकिन सस्नेह गुण ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लघु सुशेखर है वह देंगे जिसमें शुंठी और गैरिक है। तो वो क्या करेगा कि वो शुंठी और गैरिक जो है वो पार्थिवता पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है, और वह चिकनाहट को बुरी तरह से सुखा देता है, पचा देता है। इसके साथ में हम लोग योग बस्ती भी देते हैं। तो प्रोलैक्टिनीमिया को अगर हम लोग इस तरह से देखें
और दूसरा प्रकृति परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। प्रकृति परीक्षण किया और 2-3 सिंपल ड्रग्स दे दिया तो इससे पूरी तरह से हाई प्रोटीन लैक्टेमिया जो है, प्रोटीन लेवल ज्यादा है, वो ठीक हो जाता है। और फिर इसके वजह से इनफर्टिलिटी का केसेस सॉल्व हो जाता है। केवल लघु सूत्रशेखर और अविपत्तिकर चूर्ण जैसे अगर हमने इसका अप्लाई किया तो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल हमें जानना जरूरी होता है। इसी तरह से इनफर्टिलिटी के केसेस जब आते हैं तो हमें 4 चीजें पे ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट की अग्नि कैसी है, मतलब जाठराग्नि कैसी है, उसकी भूताग्नि कैसी है, उसकी धात्वग्नि कैसी है। फिर शरीर में आम कैसा है उसका, मतलब आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसके शरीर में कितना है। फिर मलों को ध्यान में रखना है कि उसके मल कैसे निकल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में स्त्रोतस पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद में गर्भस्राव और गर्भपात के हेतुओं पे हमें ध्यान देना है। तो अब इसी को मैं इलेबोरेट करके अच्छे से बताऊंगा, एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारे हमारे गुरुजी लोगों ने ऐसा सिखाया है कि अगर आपको अच्छे से डायग्नोसिस करने नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बीमारी को आपको डायग्नोसिस करने नहीं आ रहा है, तो आप ना पेशेंट का अग्नि देखिए, उससे आपको बहुत सारा चीज समझ आ जाएगा। पेशेंट का आम है कि नहीं, सामता निरामता देखिए। उसके बाद मल देखिए, उनको उनका स्त्रोतस देखिए। ठीक है, तो फिर इन सब से हम लोगों को बहुत कुछ ट्रीटमेंट का एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो पेशेंट का पहले तो अग्नि पूछना है कि उसका भूख कैसा लग रहा है, अग्नि कैसी है, उसको अग्नि मान्य है क्या, अग्नि तीव्र है कि अग्नि तीक्ष्ण है या विषम है। विषम का मतलब है कभी भूख लगती है बहुत तेज, कभी भूख नहीं लगती है। तो इसलिए हमको अंदाजा आता है कि इसमें कौन सा दोष है। जैसे कि अगर विषमाग्नि है तो कभी भूख बहुत तेज लगती है, कभी नहीं लगती है, तो यहाँ पे वायु का डोमिनेंस है। अगर मंदाग्नि है तो इसमें कफ का है, मधुर अवस्था पर विकृत हुआ है तो कफ उसमें है। अगर तीक्ष्णाग्नि है बहुत ज्यादा तो उसमें अम्ल अवस्था पर बिगड़ा हुआ है। उस तरह से हमें दोष और अग्नि इनसे कोरिलेशन करके समझ आता है। दूसरा बात है कि हर पेशेंट का, हर मतलब इनफर्टिलिटी के पेशेंट जब भी हमारे पास आती है और या फिर दूसरे भी पेशेंट आते हैं तो जीभ जरूर देखना चाहिए। जिह्वा से हमें समझना चाहिए कि आम के लक्षण है कि नहीं है। जीवा के लक्षण में पूछने के साथ में हमें ये पूछना चाहिए कि मल प्रवृत्ति रोज होती है क्या। जैसे कि पेशेंट बोलते हैं कि हम 10 बजे उठते हैं, हमारा पेट साफ होता है, 4-5 बजे तक पेट साफ हो जाता है। लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि पूरा इवैक्यूएट होता है क्या, इवैक्यूएट मतलब पूरा पेट साफ अच्छे से हो जाता है क्या। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है उसके शरीर में आम के लक्षण हैं। तो आम के बहुत मात्रा में आम है तो उसके लक्षण क्या होंगे कि पेशेंट बोलेंगे कि उनको बहुमूत्रता है, बार बार यूरिनेशन को जाते हैं। बल भ्रंश है, जो शरीर का ताकत है वो भ्रंश है, मतलब उनको वीकनेस आता है, कुछ काम नहीं भी करते हैं तब भी थकावट उनको बहुत ज्यादा आता है। या फिर एक तरह का पूरे बॉडी में स्वेलिंग रहता है। तो यह भी आम का लक्षण है। आम शब्द का मतलब संस्कृत में, आयुर्वेद के भाषा में क्या है कि इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो है पूरे बॉडी में रस में मिला हुआ है और वह पूरे शरीर में दुष्टि कर रहा है, स्त्रोतोरोध कर रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उसको हम आम बोलते हैं। तो अभी हम पूरा बॉडी में स्वेलिंग देखेंगे तो हमें यह पता चल जाता है कि आम है कि नहीं है। स्वेलिंग है शरीर में, एक अलग तरह का है, शोथ है पूरे बॉडी में, स्वेलिंग है, मतलब आम का लक्षण है। आजकल क्या है कि फ्लशिंग के जब कोमोड आ गया है, वेस्टर्न टॉयलेट आ गया है, तो फ्लशिंग की वजह से हमें सामता निरामता को पता लगाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इंडियन टॉयलेट नहीं है। तब भी हम कोशिश करें यह जानने का कि उसका मल प्रवृत्ति स्टिकी होता है कि नहीं होता है। तो और हम ये पूछ सकते हैं कि मल कैसा होता है, शिथिल होता है कि ग्रथित होता है, मतलब टाइट मल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, या फिर उसको लूज होता है, वो हमें देखना है। उसका फॉर्मेशन कैसा होता है ये हमें देखना चाहिए। हमारे सर बोलते हैं कि एक पका हुआ जो केला होता है, केले की तरह मल प्रवृत्ति होना चाहिए। और जैसे बिल्ली को और कुत्ते को जब मल प्रवृत्ति होती है तो वो लोग धोते नहीं है, तो उस तरह से मल प्रवृत्ति हो कि कहीं चिपके नहीं, हमारे गुद भाग में नहीं चिपके। हम धोएंगे वो ठीक है, वॉश करेंगे, लेकिन वो चिपकना नहीं चाहिए। ऐसा मल प्रवृत्ति अगर हो रहा है तो वो प्राकृत है। इसके अलावा जो भी होता है ना, वो हर तरह का अप्राकृत है। तो ये हमें देखना चाहिए। दूसरा बात हमें यह पूछना है कि बहुत देर तक स्ट्रेन देते हैं क्या, मतलब जोर लगाते हैं। अगर जोर लगाते हैं तो वह 100% जो उदीरन कर रहे हैं, वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को न धारण करना है
ना उदीरण करना है, मतलब उसको रोकना भी नहीं है, धारण मतलब रोकना भी नहीं है, और जबरदस्ती निकालना भी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेन कर रहे हैं, इसका मतलब मल जो है वह सूख गया है, ड्राई हो रहा है बार बार, मतलब वहां पे वायु बढ़ा हुआ है। और इसी तरह से पित्त का एफ्लिक्शन अगर है, पित्त का प्रकोप, पित्त का एफ्लिक्शन मतलब वहां पित्त ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे ये चीजें फास्ट हो जाएगा, मल जल्दी से निकल जाता है। लेकिन अगर विकृत हो रहा है तो कफ पित्त का वहां पे हो जाता है, तो शिथिल मल प्रवृत्ति होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि मल और स्त्रोतस ये किस तरह से है उनके शरीर में, क्योंकि आर्तव स्त्रोतस है तो वहां पे दृष्टि हो रही है, तो कभी प्राणव स्त्रोतस में भी दृष्टि हो सकती है, कभी अन्नवा में भी हो सकती है दृष्टि, कभी मनोवाह स्त्रोतस में भी दृष्टि हो सकती है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हैं, होलिस्टिक वे में मनुष्य का शरीर जो है, हमारे पेशेंट का शरीर है, उसको परीक्षण करना चाहिए और उस हिसाब से हमें चिकित्सा को डिसाइड करना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि जो लोग हैं, उन्होंने वामिनी योनि व्यापत जो बोला है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि वामिनी योनि व्यापत में ऐसा बताया कि जब मैथुन हो जाता है तो वो 6 दिन या 7 दिन के बाद शुक्र को बाहर फेंक देती है, मतलब वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, वामिनी योनि व्यापत है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सद्योग्रहित गर्भिणी के लक्षण लेके आते हैं, और वह 16वें दिन में ही दिखने लगते हैं। तो अगर पेशेंट बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है हमारी, तो वो बोल देती है कि ग्रहित गर्भिणी के लक्षण में जो बताया ना कि मुंह से पानी आ रहा है, बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, हैवीनेस इन द शक्ति रीजन, मतलब थाइज में बहुत ज्यादा उसको हैवीनेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सद्योग्रहित गर्भिणी लक्षण है। और 1 मंथ जाते जाते उसको लगता है कि मतलब अब वो प्रेग्नेंट है, तो यूपीटी जब कराते हैं, यूपीटी पॉजिटिव आने लगता है, फिर हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें परफेक्ट पता चल जाता है कि हाँ ये कंसीव हो गई हैं और आगे इनका प्रेगनेंसी रहेगा। लेकिन इसका अगर हम फॉलोअप लेते हैं तो हमें वो लेना चाहिए, हर पेशेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब 14th डे में, 15th डे में, 16th डे में उनको फोन करके या उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए कि उनको क्या फील हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है कि हमें गर्भस्राव और गर्भपात का हेतु अगर उनके शरीर में पड़ गया तो वह भी बहुत डेंजरस होता है। जैसे कि अगर ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा है, मेरी एक पेशेंट थी, तो उनका क्या हुआ था, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, उनका क्या हुआ था कि उनको ना 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान थे, और उनको ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा था, क्योंकि वो मराठा थे। तो हस्बैंड को प्रेशराइज किया जाता था कि ये तो बांझ है, बंध्या है, आप इसको छोड़ के और इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले लो म्यूचुअल पे, और आप ना दूसरी शादी करो क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा रोती रहती थी। और जहां पर भी जैसे फ्लैट में जा रही है, अपार्टमेंट में, तो जहां बच्चे को वो ऐसे छूने भी जाती थी ना, तो लोग माए हटा देती कि बांझ है, इससे छुआना नहीं, इसको बच्चे नहीं हुए खुद के। तो उसके माइंड पे बहुत ज्यादा अफेक्ट आ रहा था। और रिपोर्ट्स उनके सारे नॉर्मल थे, उनका आईवीएफ भी फेल हो रहा था, आईयूआई भी फेल हो रहा था, लेकिन रह ही नहीं पा रहा था, कुछ कॉज भी नहीं पता चल रहा था। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया, मैंने पंचकर्म कराया, वमन विरेचन और बस्ती कराया, तो कंसीव हो गई, लेकिन उनको पता नहीं चला ये चीजें। और वो सोलापुर गए, और सोलापुर से वो पुणे की तरफ आ रहे थे, तो वो जो रोड था, अभी तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन जो रोड था उसमें गड्ढे 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 हाईवे पे थे। तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती थी उस जमाने में, ये बातें 2005 की बातें, तो 2005 में इतने गड्ढे होते थे कि उनको बस में ही वो पूरा मिस कैरेज हो गया। तो और लेकिन उनको ये भी नहीं पता चला कि मतलब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जो चीज मटेरियल निकला उसमें मिस कैरेज का सब था। ऐसा हो जाता है। तो अध्वगमन या झटके लगना यह भी कारण होता है। तो अध्वगमन हो गया, या अति रुक्ष आहार का सेवन करना, बहुत देर तक जागरण करना, या प्रक्लिन्न अन्न मतलब सड़ा हुआ अन्न खाना, मतलब फ्रेश अन्न जो है वो नहीं मिल रहा है, जैसे डब्बा बंद जो फास्ट फूड वगैरह जो मिल रहा है, हम लोग उसको आज के जमाने में प्रक्लिन्न अन्न का क्या है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जो फ्रेश नहीं है, वो कब बना हुआ है कब नहीं बना हुआ है, या टोमेटो केचप है, या जो सॉसेस है, ये सब क्या है, ये प्रक्लिन्न अन्न है, इसका सेवन ज्यादा हो रहा है, तो ये गर्भस्राव और गर्भपात का हेतु रहता है अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए। दूसरा क्या है कि स्ट्रेस का बहुत ज्यादा फैक्टर है। जब बहुत बार लोगों को आईयूआई किया और नहीं रह रहे, तो उसके बाद उत्तर बस्ती किया, तो वो रह गया, नस से दिया तो उससे वो ठीक हो गया। तो गर्भस्राव और गर्भपात का हेतु
इस पे मैं यहाँ भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन उसका हेतु हमें निकालना बहुत जरूरी है। एक बार तो क्या हुआ कि एक पेशेंट प्रेग्नेंट थी और वो वॉशरूम में गई, और उनको ना एक आदत थी कि वो स्ट्रेन लेके मल प्रवृत्ति करती थी। अब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनकी आदत थी कि जबरदस्ती मल को निकालना है, तो वो जोर लगा के निकाल रही थी, तभी बच्चा वो उसमें कोमोड में गिर गया और वो निकल गया। तो ये वेगान न धारित न उदीरित, ये एक एग्जाम्पल है कि गर्भस्राव का हेतु है कि वो प्रेशर नहीं लगाना है, इसको भी हमें बताना पड़ेगा। तो ये फिर देखना है। और पेशेंट कंसीव होके अगर 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसमें हमें और ध्यान देना पड़ना है कि 9 महीने तक वो कैसे रह रही हैं। उसके बाद में जब डिलीवरी होता है तो सूतिका परिचर्या किस तरह से कर रही हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आए इनफर्टिलिटी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी मतलब उनको शादी होके वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो हमें पहले तो पूरा केस टेकिंग करना चाहिए। मैं आप लोग को केस टेकिंग का पेपर दूंगा, उस हिसाब से केस टेकिंग करके जो जो हेतु मिल रहे हैं कि किसके वजह से, आयुर्वेद के हिसाब से हेतु, ऐसे नहीं हेतु कि कुछ भी कारण है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या हेतु है, तो निदान परिवर्जन करना, पंचकर्म करना बहुत जरूरी है, जैसे उसकी प्रकृति रहेगी उस हिसाब से। और सुप्रजनन कर्म, मतलब अच्छा संतान हो, ऐसा नहीं है कि विकृत संतान हो, सुप्रजनन कर्म करना है। और जहां पर उत्तर बस्ती की जरूरत है वहां पे उत्तर बस्ती हमें देना जरूरी होता है। तो जो हेतु हमें मिलेगा कि जैसे रात्रि जागरण कर रही हैं, या फिर मोबाइल का सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है रात में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्या होता है बच्चे नहीं होते हैं ना तो स्ट्रेस, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं ना बहुत विद्वान रहते हैं, वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है वो भी ज्ञान देते हैं। तो इस हकीम को दिखाओ, उस वैद्य को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, आईवीएफ करो, बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है फ्री में, जो नहीं जरूरत है हमें। तो वो सब से भी दूर रखना है, हेतु से दूर रखना है कि स्ट्रेस ना रहे। पंचकर्म जो रहता है वो प्रकृति के हिसाब से करना चाहिए कि और ये नहीं होना चाहिए कि सभी को हम योग बस्ती दे रहे हैं, 8 दिन का उत्तर बस्ती दे दिया, 8 दिन का योग बस्ती दे दिया, कुछ दिन का उत्तर बस्ती दे दिया, प्रेगनेंसी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ये आयुर्वेद नहीं है। हमें जहां पे जरूरत पड़ रही है कि जहां पे वमन की आवश्यकता है वहां पे वमन देंगे, जहां पर विरेचन की आवश्यकता है वहां पे विरेचन देंगे, या केवल स्नेहन स्वेदन की आवश्यकता है वहां पे स्नेहन स्वेदन देंगे। कभी कभी क्या होता है पूर्व कर्म जो है स्नेहन स्वेदन भी कर देते हैं ना, तो वात नियंत्रित हो जाता है, और पेशेंट इतनी डेडिकेटेड होती है, इतना हमारा पथ्य पालती है, हमारा मेडिसिन खाती है, तो उसको थोड़ा भी स्वेदन स्नेहन दे दिया ना तो उसका कंसीव हो जाते हैं, इतना अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें पंचकर्म करना है तो प्रकृति के हिसाब से, और दोष दुष्य समूर्छना किस तरह से हुई है उसको ध्यान में रखते हुए हमें यह पंचकर्म को डिसाइड करना चाहिए। इसी तरह से अब हम चर्चा करेंगे सुप्रजनन कर्म। मतलब ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि सुप्रजनन, अच्छे से कंसीव होना, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान देंगे तभी रिजल्ट आएंगे। तो जैसे कि 16 डे में आईयूआई कर दिया, सस्टेन वजाइनली भी दे दिया, कुछ मेडिसिन दे दिया, ओरली दे दिया, वजाइनली भी दे दिया, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा जो सुप्रजनन कहा गया है उसमें शारीरिक अवस्था आ गई, ये देखना है, मानसिक अवस्था आ गई वो देखना है, कैसे उसके साथ, अब वो गर्भवती हो गई है तो उनके साथ कैसा बिहेव करना है, परिवार को, हस्बैंड को, मतलब किस तरह से बिहेव करना है वह भी ध्यान में रखना है। और उनकी आत्मा जो है वो शुद्ध रहना चाहिए, द्वेष मद मात्सर्य इनको नहीं रखना है। अगर वो बहुत ज्यादा द्वेष रख रही हैं, प्रेगनेंसी के बाद वो क्रोधित रह रही हैं, बहुत ज्यादा किसी की बुराई कर रही हैं, या उनके दिमाग पे उनकी मतलब कहीं और से कान में ऐसी बातें आ रही हैं, तो ये सब जो है वो दूर रखना है। ये हेतु होता है गर्भस्राव और गर्भपात का। आत्मा को शुद्ध रखना है, और क्या आहार ले रही हैं, सात्विक आहार ले रही हैं क्या, विहार क्या ले रही हैं वो देखना है। दूसरा क्या है कि कलर्स के बारे में भी हमारे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि अगर काला रंग का अगर कोई पहनता है, अभी ये मुस्लिम जो है माताएं, वो मेरे को गलत ना समझे, हर पंथ का अलग होता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो काला रंग है उसको अशुभ माना गया है, क्योंकि उसमें निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। और जो व्हाइट कलर है या येलो कलर है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो येलो कलर है, पीला कलर या सफेद रंग जो है वो निगेटिविटी को निगेट कर देती है। बृहस्पति जो है जुपिटर, उसका वो प्लेनेट का ग्रह क्या कलर क्या है, तो येलो है, और वह
अच्छा चीज हमारे दिमाग में लाती है, ऊर्जा लाती है। तो आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि जब ये जो गर्भिणी का जो रूम है उसको आप येलो कलर से रंगवा दीजिए या फिर व्हाइट कलर से रंगवा दीजिए, इसका माइंड पे इफेक्ट होता है। अगर आप रेड कलर से करेंगे या खून वाली चीजें दिखाएंगे तो वो विषाद उत्पन्न करती है, भय उत्पन्न करती है। काला रंग बहुत ज्यादा रहेगा तो निगेटिव एनर्जीज जो है उसको कैच करती हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद में बोला गया है। दूसरा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो शशि मैम को ज्यादा मालूम है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो रहता है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है कि मूल नक्षत्र में क्या हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में क्या हो रहा है, अश्विनी नक्षत्र में क्या हो रहा है, चित्रा नक्षत्र में क्या हो रहा है। तो नक्षत्र और मतलब गर्भिणी, ये सब का हमें कोरिलेशन करके जिनको जानकारी है उनसे हमें सलाह लेना चाहिए। सुप्रजनन कर्म के लिए हमें स्नेहन स्वेदन पंचकर्म करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पेशेंट अगर वो अच्छा संतान चाहती हैं तो वह किस तरह के कपड़े पहनेंगी। अगर वो टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट वगैरह पहनेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या वो लूज पहनेगी, लूज कपड़े पहनेगी तो क्या बॉडी पे इफेक्ट होगा। कितना उसको बाहर जाना चाहिए, मतलब वो ट्रेवल करेंगी, बाहर घूमेंगी फिरेंगी, कितना जाना चाहिए, और कितना उसको खुद को संयमित रखना है, इस पे हमें ध्यान रखना है और उसको खुद समझना चाहिए। तब ये जब नियम से किया जाता है तो यह सुप्रजनन कर्म करने में सहयोग देता है। दूसरा है उत्तर बस्ती का प्रयत्न करना। उत्तर बस्ती पर्यंतम हमें कर्म करना है, लेकिन सभी को उत्तर बस्ती देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि एथिक्स ये रखना चाहिए कि आयुर्वेद द्वारा यदि हम कोई चीज देते हैं तो ये मतलब आयुर्वेद का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे पास जो पैसा मिल रहा है वो एथिकल मिल रहा है कि अनएथिकल मिल रहा है। कुछ लोग अनएथिकल रूप से आयुर्वेद को बेचते हैं कि कोई भी पेशेंट आई उसको जबरदस्ती पकड़ के उत्तर बस्ती दो, उसको जबरदस्ती बस्ती दो। तो वहां जरूरत है क्या बस्ती की या वमन विरेचन की जरूरत है क्या? अगर नहीं जरूरत है तो क्यों देना है और क्यों पैसा लूटना है किसी का भी। तो अगर हम लोग अपने मन से अगर शुद्ध हैं, पेशेंट को हम लूट नहीं रहे हैं, तो भगवान भी हमें सहायता करते हैं और वो पेशेंट जल्दी कंसीव हो जाते हैं। तो हमें, और जब हम अच्छे भावना से करते हैं तो हम काउंसलिंग भी करेंगे तो पेशेंट से हमारा कनेक्शन अच्छे होता है। हमारे, आप जमदग्नि सर के क्लिनिक में कभी भी आएंगे तो सर के पास जब वो रहते हैं ना, वो नाड़ी परीक्षण करते हैं, नाक नाड़ी परीक्षण। तो नाड़ी से वो बता देते हैं कि आपको क्या पहले में कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुआ है और आपको क्या मेडिसिन काम करेगा, ऐसे नाड़ी से पता लगाते हैं। तो सर ऐसे बोलता है कि जब मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ ना तो उसके आत्मा से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और उसकी आत्मा मुझे सब बताती है कि इसको ये वनस्पति काम करेगी। मतलब इतना शुद्ध हमारा वैद्य का आत्मा होना चाहिए कि पेशेंट अंदर से खुद बोले कि मुझे ये बीमारी है, और वो कनेक्शन सूक्ष्म शरीर से हमें कनेक्शन पता चलना चाहिए। अब ये योग मतलब योग साधना की बात है, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे, लेकिन एथिकली प्रैक्टिस ही करना चाहिए हमें। अगर पेशेंट आ रही है अपना सब कुछ समझ के ट्रीटमेंट के लिए आ रही है तो बहुत सारे टेस्ट लिख दिया जो अनावश्यक टेस्ट है क्योंकि वहां से लैब वालों से कट प्रैक्टिस का पैसा मिल रहा है, ये सब चीजें हमें नहीं कराना है। जहां जरूरत नहीं है वहां पे हर 10 दिन में 12 दिन में हम सोनोग्राफी करा के करा रहे हैं, ये भी अनएथिकल चीजें नहीं करना है। अगर सात्विकता आप रखेंगे तो पेशेंट को भी आप पे विश्वास होगा। दूसरा बात है कि मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा ये रहता है कि कौन कौन से मेडिसिन रिजल्ट देती हैं इनफर्टिलिटी में। तो गुलिकाओं में अगर देखें तो कुछ कुछ कॉमन कॉमन मेडिसिन है जो इनफर्टिलिटी में अच्छा रिजल्ट देती हैं, और वो कैसे देती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि लघु सुरशेखर रस इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, लघु मालिनी वसंत रस, स्वर्ण मुक्तादि, चंद्र प्रभावटी, योगराज गुगुल, गंधक रसायन। घृत कल्पनाओं में फल घृत बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट देता है। हाँ, एक और गंधक रसायन रह गया। अच्छा, घृत कल्पना में फल घृत है, यष्टि मधु घृत है, शतावरी घृत है, दाढ़ी मादी घृत है, शीत कल्याण घृत है, बृहत कल्याण घृत है, काश्मर्यादि घृत है। ठीक है, और गुलिका में लशुनादि वटी भी। कौन सी अवस्था में देना है वो मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। अरिष्ट में दशमूला रिष्ट है, जिरकाद्य रिष्ट है, कुमारी आसव है, देवदारवा रिष्ट है, कार्पास मूलासव है। ये आसव रिष्ट में ज्यादा, या द्राक्षा रिष्ट है, मृद्विका रिष्ट है, ये जल्दी इफेक्टिव काम करता है। लौह में ताप्यादि लौह जो है वह बहुत अच्छा इनफर्टिलिटी में जल्दी रिजल्ट देता है।
चूर्ण में अविपत्तिकर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, गंधर्व हरित की बहुत अच्छा काम करता है। तेल में इनफर्टिलिटी को जल्दी ठीक करने में कौन सा काम करता है? तो नारायण तेल है, शीरबला तेल है, शतपुष्पादि तेल है, लहसुन आदि तेल है, शताब्दी तेल है, फिर त्रिवित त्रिवित चूर्ण है या त्रिवितादिल्य, हम वो काम करता है। बला वनस्पति अच्छा काम करता है, शतावरी, और शार, शार कासिस आदि तेल, जहाँ ट्यूबल ब्लॉक है तो शार और कासिस का तेल या बलास की वनस्पतियां से जो बना हुआ तेल है, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, शीर बला तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, बलाश्वन नदी लाक्षादी तेल, मतलब जिनमें बला है वह जल्दी इनफर्टिलिटी को सॉल्व करता है। ऐसा चरक संहिता में भी बोला है। चरक संहिता में तेल आप देखेंगे योनि व्यापत की चिकित्सा में तो सहचरादि तेल का महत्व दिया है, और बला की जो है मतलब उसमें शुद्ध बला तेल का, जिसमें बला है उसका महत्व दिया गया है। तो अभी हमें ये देखना है कि पेशेंट जो है वह अरजस का योनि व्यापत की है क्या, मतलब उसको मेंसेस कम आ रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्ट्रेस में है क्या बहुत ज्यादा। अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से वायु भी बढ़ेगा, काम शोक भयाद वायु, और पित्त भी बढ़ता है। और जैसे कि आजकल की जो स्त्री लोग हैं वो घर को भी मैनेज कर रही हैं, ऑफिस को भी मैनेज कर रही हैं, आना जाना भी कर रही हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा लोड रहता है हर चीज का। तो इसके वजह से क्या होता है, क्रोध भी आता है, द्वेष भी रहता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होता है। इरिटेटेड माइंड, जहां संशुद्ध मन है वहां पे पित्त हाई रहता है बहुत ज्यादा। या फिर ट्रैवलिंग किया जा रहा है बस से, मेट्रो से, लोकल ट्रेन से, या फिर टू व्हीलर से, तो स्ट्रेस आदि से बात की वृद्धि होती है। तो और अभी जितना स्ट्रेस रहेगा या ट्रैवलिंग रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, इससे बात की वृद्धि होगी तो क्या बॉडी पे इफेक्ट आएगा, तो जो रुक्ष गुण जितना बढ़ेगा शरीर में, और घृत कम खाया जा रहा है, बस्ती नहीं लिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, थिकनेस जो है वो कम हो जाता है। पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण अगर बढ़ गया क्रोध से, या तिक्त सॉरी कटु रसात्मक बहुत ज्यादा आहार विहार का सेवन हो रहा है, जैसे पानी पूरी बाहर, गोलगप्पे बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, बाहर का तीखा चीजें ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो पित्त अगर बढ़ेगा बॉडी में तो एंडोमेट्रियम जो है वो सूख जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो काश्मीरियादी घृत जो है, जो गंभारी फल से बनता है, वह बेस्ट है। इसी तरह से कभी कभी हमें चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करना पड़ता है। चंद्र प्रभावटी कब यूज करना है, तो जब शरीर में आम के लक्षण है, स्त्रोतोरोध है, मतलब स्त्रोतस जो है लॉक्ड है, पूरी तरह से पैक है पूरे, जैसे पाइपलाइन में सब चीजें पैक रहती हैं, वैसा चंद्र प्रभावटी ऐसे कंडीशन में देना। चंद्र प्रभावचाम स्तंभु निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम, ये जो बोले हैं ना सारे द्रव्य, एक तो वो रसकल्प नहीं है, सेफ है, स्त्रियों के लिए मित्र बताया गया है चंद्र प्रभावटी, और वो दीपन पाचन काम करता है, और अपान क्षेत्र पे काम करने वाली दवाई है। चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करने से पेट साफ होता है, अपान की दुष्टि सब दूर होती है, और वो अग्नि को बढ़ाता है, और रसकल्प नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चंद्र प्रभावटी को अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, जहां पर धातु अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, पेशेंट जो है ना कभी कभी ऐसे करती है, मतलब आपके क्लिनिक में आई होंगी, करती है ऐसे आपको लगता होगा, मतलब वो कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि दर्शन, स्पर्श, स्पर्श से और प्रश्न से हमें करना है, दर्शन से ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट कैसा कर रही है। अगर कर रही है ना, तो हमें इसका क्या मतलब है, वो क्यों कर रही है ऐसे, यहाँ पे कुछ तो अटका हुआ है उसका, मतलब कफ अटका हुआ है। तो हमें पंच ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान लगाकर जब हम बात करते हैं, तो पेशेंट के वॉइस की क्वालिटी कैसी है, कर्कश आवाज में बोल रही है क्या, पेशेंट का साइकोलॉजी कैसा है, पेशेंट गुस्से में बात करती है क्या, बोल अच्छा रही है लेकिन उसके माइंड पे इतना स्ट्रेस है, तो बोलने का जो एटीट्यूड है, लैंग्वेज है, और रिदम है, वो किस तरह से है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंत्या तति चिंतनात्, ज्यादा चिंता करने से रस की दुष्टि है क्या, वो हमें देखना है। रस की दुष्टि है मतलब अग्निमंद है वहां पे, धातु उचित तरह से नहीं बनता है, और सार किट पे वजन नहीं हो रहा है, तो सार भाग कम बन रहा है, मल ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब एक रस धातु के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि रसास्तन्यम तथा आर्तवम, मतलब रस का जो उपधातु क्या है, स्तन्य भी है, ब्रेस्ट मिल्क भी है, और आर्तव भी है। तो इसका मतलब है कि अगर रस धातु अच्छा नहीं बन रहा है, तो रस का मल क्या है, तो कफ है, वो कफ ज्यादा बन रहा है। हमें कफ शरीर में उतना ही चाहिए जो लुब्रिकेट करे,
सिस्टम को जितना लुब्रिकेशन के लिए चाहिए उतना ही चाहिए। लेकिन अगर ये कफ ज्यादा बन रहा है, रस का मल जो है ज्यादा बन रहा है कफ, तो वह पेशेंट की अग्नि को मंद कर देगा। तो रस धातु का क्वालिटी जो है वह विकृत होने लगेगा, क्वालिटी भी खराब हो गया। और उससे क्या बना, तो मल ज्यादा बना। अब वो मल क्या करेगा, वह मल को शरीर में कफ ज्यादा बन रहा है, तो हम लोग अन्न व स्रोतस का मूल स्थान क्या बताया है, आमाशय बताया है। रस व स्रोतस का मूल क्या बताया है, तो हृदय बताया है। तो जब रस बन रहा है तो 10 धमनियों की तरफ जब जाएगा, तो अन्न का रस जो बनेगा वह रस व स्रोतस के द्वारा हृदय में भी जाएगा। और फिर वो क्या करेगा, 10 धमनियों से हृदय में जाके 10 धमनियों से ऊपर जाता है, अधो जाता है, तिर्यक जाता है। तो यह क्या करता है कि कफ के जो जो स्थान है वहां पे ये कफ ज्यादा जाएगा, मतलब जितना चाहिए उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा कफ जाएगा, क्योंकि रस धातु का मल ज्यादा निकल रहा है, अनवांटेड कफ निकल रहा है। वो ऊर्ध्व में जो बोधक कफ है, बोधक कफ के स्थान पे जाके बैठ जाएगा, जीभ में कोटिंग करेगा। तर्पक कफ का स्थान है वहां पे बैठ जाएगा। अवलंबक कफ हृदय में वहां पे जाके बैठ जाएगा, श्लेषक कफ है वहां बैठ जाएगा। मतलब ये विकृत रूप में उर प्रदेश में, सिर प्रदेश में, ये सब। और इससे रिलेटेड केसेस भी हैं जो मैं आपको आगे सत्रों में बताऊंगा कि इसका कितना ज्यादा महत्व है, कि रस धातु अच्छा न बनने से कितना ज्यादा बीमारी होती है और इनफर्टिलिटी होती है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसको बार बार साइनोसाइटिस हो रहा था, मतलब उसको सर्दी जुकाम, और ट्रिविन का वो ड्रॉप डाल रही है तब भी सर्दी जुकाम, एंटी एलर्जिक दवाइयां एविल सेट्रिजिन और दुनिया भर की दवाई ले रही है, एंटीबायोटिक ले रही है, लेकिन उसको साइनोसाइटिस बार बार हो रहा है। तो उसमें एक ही चीज का ध्यान देना पड़ा। प्रतिशय की चिकित्सा भी हम कर सकते हैं उसमें, साइनोसाइटिस का भी कर सकते हैं, पीनस की भी चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ पे कफ बन क्यों रहा है, उसका हेतु देखा तो वैसा हेतु नहीं मिल रहा है। उसका हेतु मिला कि उसका अग्निमन था और रस का मल जो है कफ वो ज्यादा बन रहा था। तो वहां पे हमने बस्ती उस्ती नहीं दिया, केवल हमने मतलब कफ को पचाने वाली दवाई, कफ का शमन करने वाली और अग्नि को अच्छा करने वाली दवाई दी, जिससे रस का मल बनना कम हो गया और वह जल्दी कंसीव हो गई। यहाँ पे हमें रस धातु का कारण जो हृदय है, रस व स्रोत का मूल स्थान जो हृदय है उसको ध्यान में रखना है, 10 वाहिनियां को देखना है। और रस वाहिनियां जो है कफ को ऊपर लेके जा रही है, साइनोसाइटिस कर रही है, जो रस का मल कफ ज्यादा बन रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना है। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट बात करते समय जब ऐसे करता है गले में कुछ तो इसको अटका हुआ रहता है, ये पूरे ऊपर की तरफ करता है, मतलब उसका पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है। और हमारे आयुर्वेद में बोला है कि जहां पर मल वेग का विरोध किया वहां पे प्रतिशय होता है, मतलब पेट साफ ना होना। यह भी एक कारण होता है कि साइनोसाइटिस होता है, सर्दी जुकाम हमेशा रहता है। मल मुंचन जो है, अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति च, मल का मुंचन का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। वहां पे जो शोष्यमाण्य वहनी जो है पक्वाशय में, वह अच्छा काम नहीं कर रही है, अग्निमंद है। तो जो भी पेशेंट खा रही है, जो भी अन्न खा रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा मल रूपी कफ बन रहा है। यह मल रूपी कफ क्या करेगा, तो स्त्रोतसों को ब्लॉक करेगा। आम भी उत्पत्ति कर रहा है, मतलब सामता भी बन रही है और कफ भी बन रहा है, एक जैसे ही है दोनों। जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जो आम और रस, आम और कफ एक जैसे ही है। प्रमेय में भी बताया कि कफ बढ़ता है, आम भी बढ़ता है। तो ये, और क्लेद भी बढ़ता है, वहां एक और दोस्त आ जाता है क्लेद, तो वो प्रमेय की संप्राप्ति करता है। यहाँ पे मल रूपी जो कफ है वो क्या करेगा, सारे स्त्रोतों को ब्लॉक करेगा। और आम है, आम जो है इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है, वो उसमें क्या बोला है, मतलब उसका एक डेफिनेशन क्या है बताया कि उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मा क्या जब अल्प बल रहता है तो उससे आम की उत्पत्ति होती है, अग्निमंद होने से जो खाए पिए पचता नहीं है, और वह सार के विभाजन अच्छे से नहीं होता है और आम उत्पन्न होता है। तो आम जो है तो उपलेप करेगा, एक तरह से कोटिंग करेगा सभी स्त्रोतसों में। और उससे क्या होगा, विकृत विकृत सारे धातु बनेंगे, रक्त धातु विकृत बनेगा, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र आर्तव तक सब आम जाके वहां पे बैठ जाएगा। तो आर्तव की क्वालिटी खराब होगी, शुक्र और आर्तव की क्वालिटी खराब होने से क्या होगा, आर्तव तो आ रहे हैं, मेंसेस तो आ रहे हैं, रेगुलर साइकिल भी है, और लेकिन उनको कंसेप्शन नहीं हो रहे हैं। तो जो मैंने एक केस बताया कि सोलापुर से वो मैडम आ रही थी,
तो उनमें भी यही मुझे हेतु मिला था कि उनको अग्निमन था। मैंने जब पंचकर्म कराया तो वो सब ठीक हो गया और वो कंसीव हो गई थी। मतलब बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेंसेस रेगुलर आ रहे थे, उनका ओवुलेशन सब ठीक हो रहा था, लेकिन वो कंसेप्शन नहीं हो रहा था। इसका कारण यही है कि अग्निमंद होना और रस धातु का मल जो है वो कफ ज्यादा बनना। अभी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनकी ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि आर्तव जब हम बोलते हैं तो आर्तव किससे बन रहा है, तो आर्तव जो बन रहा है वो रस धातु से बन रहा है, रक्त से बन रहा है। तो वहां केवल रस और रक्त ही नहीं है, द्विबिंदुआत्मक बीज भी बोला है आर्तव को। तो बीज की निर्मिति कैसे होती है, बुद्धि के द्वारा होती है। तो वो बुद्धि तत्व जो बोला है, महत बुद्धि अहंकार तत्व जो है सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा है, वो बहुत ही बड़ी कल्पना है। उस पर मैं बताऊंगा कि सांख्य दर्शन कितना महान है। तो जो भी पेशेंट हमारी आहार का सेवन कर रही है, विहार का सेवन कर रही है, उसकी बुद्धि उचित होनी चाहिए। अभी जैसे कि मॉडर्न साइंस में बोलते हैं पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, एक एक्सिस है। तो पिट्यूटरी जो है अपर पार्ट में है, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड है, सारे चीज को फंक्शन करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो हम और हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है कि बुद्धि द्वारा ही सब कंट्रोल में होता है। और वो बुद्धि कैसे कंट्रोल होता है, वायु की वजह से, वायु यंत्र तंत्र धरा। तो और वायु का कंट्रोल हो रहा है तो रस का गति गंधन योग, ये जो कॉन्सेप्ट है, रस भी चल रहा है, गति गंधन योग वात का निरुक्ति बताया है। तो जहां जहां वायु जाएगा और उसको रोक रोक दिया जाएगा, तो वहां वहां फिर स्त्रोतोरोध हो जाता है। पित्त जो है वह हमारे शरीर में पचन क्रिया नहीं कर पा रहे, तो वो कारण होता है। और दूसरा कफ जो है, कफ जो है वो प्राकृत अस्तु बलम श्लेष्मा, ऐसे जो बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप में बल कौन देता है, तो श्लेष्मा देता है। तो प्राकृत अवस्था में प्राकृत क्वांटिटी में कफ रहना चाहिए। अधिक मात्रा में हो गया तो कफ की मात्रा ज्यादा रह गई, तो वह क्या करेगा कि उपलेप करेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध करेगा। उपलेप का मतलब है कि कवरिंग करेगा अंदर अंदर। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पाइपलाइन होता है ना, उसमें चिपका चिपका तेल, ऑयली ऑयली कुछ चीज चिपका रहता है। जैसे ड्रेनेज लाइन ब्लॉक हो गया है, कुछ हो गया, तो बहुत चिपका चिपका कुछ रहता है। तो जो साफ करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे साफ करते हैं तो वो पूरा चिपका चिपका निकलता है। इस तरह से उपलेप जैसा हमारे स्त्रोतों में अवरोध होता है। कौन करता है, तो कफ करता है, जो विकृत रूप में कफ ज्यादा बनता है, और आम करता है। तो फिर अगर वो हमने ठीक कर दिया, हमने पंचकर्म किया, शमन चिकित्सा किया, तो हॉर्मोन्स जो है वो अच्छे से फ्लो होने लगेंगे। अगर वही चीज नहीं ठीक किया हमने, तो हॉर्मोन्स का फ्लो अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी वजह से एएमएच वैल्यू कम होती है, एंटीमुलेरियन हार्मोन का वैल्यू कम होते जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, और वो कंसीव नहीं होने देता है। तो हमें, और क्वालिटी ऑफ ओवम भी नहीं बनने देता है, क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छी नहीं होती है, रज की निर्मित अच्छे से नहीं होती है। तो उसकी वजह से यथोचित काल अदर्शनम अल्पता, ये चीजें होती है, योनि वेदना, और ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए हमारे सर बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी केसेस को शुरू में आप सबसे पहले वमन विरेचन से शुरू करें, स्त्रोतस को शुद्ध करें, संसर्जन क्रम अच्छे से करें पेशेंट का कंडीशन देख के, और उसके बाद जो उपलेप है, कफ है, वो सब वमन में निकल जाता है, उसके बाद चिकित्सा करें तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। अभी इस टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहें, बोलिए। मैंने अपने तरफ से बताने का बहुत अच्छे से कोशिश किया। अभी ये टॉपिक जो है और डीप में जाएगा। डॉक्टर शशि मैडम, कंचन मैडम कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? शशि मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज इस टॉपिक पे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको कुछ कहना है शशि मैडम? इनफर्टिलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी, एक बार देखिए अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बो होता है, जैसे अगर फिफ्थ हाउस बहुत पीड़ित हो या उसमें मैलेफिक प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, जैसे खासकर सैटर्न हो, तो प्रेगनेंसी में काफी टाइम लगता है, क्योंकि सैटर्न हर जगह डिले का काम करता है। ऐसे मार्स वगैरह होगा तो ब्लड डिसऑर्डर वगैरह होगा पेशेंट को, या उस तरह की मिर्ची उर्ची खाने की बहुत हिस्ट्री होगी। और फायरी प्लैनेट्स जैसे सन और केतु वगैरह होंगे, तो वहां पर ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड ही सिर्फ होता है और कम बच्चे होते हैं, प्रोजेनी, ये सब बहुत सारी चीजें इनफर्टिलिटी के। और खास करके सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का आपस में जब रिलेशन बनेगा,
क्योंकि 5th हाउस जो होता है शिक्षा, संतान और प्यार, तीनों का घर होता है। और 6th हाउस बीमारियां हैं, और 8th हाउस से पीड़ा है। तीनों अगर सही कंडीशन में नहीं है, खराब पड़ी हुई, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आता है। अगर शुक्र सही नहीं होगा, तो शुक्र जो होता है हमारे यहाँ अल्टीमेट हीलिंग का कह सकते हैं, या जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर होती है वो होती है। या आयुर्वेद में भी सिंपल सा है कि जिसकी शुक्र धातु जितनी बढ़िया होती है, उसका बुद्धि विवेक उतना बढ़िया काम करता है। तो ये जब सारी चीजें होती है, तो वहां से भी बहुत सारी वजह से आता है। अगर किसी का क्या होता है कि चंद्रमा के साथ भी कंडीशन, उसमें फिर दशा अंतर दशा के हिसाब से भी होता है। कि जुपिटर की दशा है, तो पक्का सी बात है कि बच्चा हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर जुपिटर सही कंडीशन में प्लेस्ड है। मून की दशाएं होती हैं, अंतरदशा और दशा दोनों में चाइल्ड कंसीव हो सकता है इंसान को, क्योंकि मून मतलब मातृत्व सेल्फ कारक होता है। तो बहुत सारे सर कॉम्बो होते हैं। तो मैंने कई सारी कुंडली अगर देखी, जैसे एक था जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसमें भी था काफी टाइम बाद ही था उनका सिचुएशन उस तरीके से थी। तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को भी अगर हम कनेक्ट करके रखें, तो बहुत बढ़िया होता है। और जैसे सन की अगर पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि सन का मतलब होता है आत्मा होता है, और सन का मतलब होता है ना, जो हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि पुत्र के रूप में, मतलब जो आपकी प्रोजेनी है उसमें आपकी आत्मा जाती है। तो वहां पर मेन क्या चाहिए आपको? रेगुलरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो जो लोग टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, जागेंगे, सारे काम समय से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो उनको बीमारियां नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और मेजोरिटी हर प्लेनेट कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है। कोई पर्टिकुलर प्लेनेट कहते हैं कि सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी के लिए, तो ऐसा कुछ खास नहीं होता है। जो अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जानता है उनको पता है कि हाँ कैसे प्लेनेट होंगे तो कैसा बच्चा होगा। अब जैसे किसी के 5th हाउस में फीमेल साइन वाले प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, पक्का सी बात है उसको फीमेल चाइल्ड होता है। मेल वाले प्लेस्ड हैं तो मेल चाइल्ड पैदा होता है। नंबर ज्यादा होगा, कम होगा, इससे बहुत सारी चीजें हैं सर एस्ट्रोलॉजी में जो पता चलती हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, इस पर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर महेंद्र सर, आपको मेरा जो मैं पढ़ाने का कोशिश किया वो आपको समझ आया मैंने जो बताया? डॉक्टर महेंद्र सर कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, वो आपका अभी क्या है, ज्यादातर ये जो इनफर्टिलिटी के लेडीज की केस है वो अब तक हम क्लियर नहीं कर रहे थे, तो अब थोड़ी सी इसमें कोशिश कर रहे हैं और आपकी नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे इसमें। यह है जी। कि क्योंकि अभी तक ऐसे केसों को हम छोड़ देते थे अधिकांश, अब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी ये नॉलेज आपकी जो ली है इसके हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सबसे पहले तो क्या दीपन पाचन वगैरह तो है ही, एनाटोमिकली यदि कोई दिक्कत नहीं हो तो अपन की जो दीपन पाचन और अपन जो उसका शोधन करते हैं उसके उससे ही बहुत कुछ हो जाता है। और अपन को मालूम पड़ जाता है कि वात है पित्त है कौन सा योनि दोष है, उसके हिसाब से अपन संशोधन क्रम में वो कर सकते हैं, और उससे फिर बहुत कुछ आराम मिल जाता है लेडीज को। हाँ तो इस तरह के एक दो केस है, उनको देखते हैं किस तरह से वो आगे क्लियर होते हैं, फिर मैं इसकी अनुभव भी बताऊंगा आपको टोटली। सर, और क्या है ना, जैसे सूक्ष्म विचार हमारे आचार्य लोगों ने किए, उतना सूक्ष्म विचार करना बहुत जरूरी होता है कि रस का मल जो है वो कफ है, वो रुकावट डाल रहा है क्या, या अग्निमंद है, मतलब क्या संप्राप्ति हो रही है। बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है तभी समझ आएगा। केवल आप कोई भी पेशेंट है और आप केवल उत्तर बस्ती, आप फलघृत, आप मतलब रज प्रवृत्ति निवटी, 2-3 दवाइयों से खेल रहे हैं, तो आपका कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। पूरा संप्राप्ति डीप में जाना चाहिए सर, उसका पूरा हेतु, और शादी होने के बाद वो कैसा उनका व्यवहार है, पति पत्नी का कैसा है, परिवार में कैसा वो रह रही है, बहुत डीप में जाना पड़ता है। तभी हम केस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अगर जी। मानसिक कारण भी होते हैं कई, और वैसे भी कई कई एनाटॉमिकली भी दिक्कत होती है, जैसे ट्यूब वगैरह का ब्लॉक ब्लॉक होना, या हम्म। फिर कहीं जो में बामनी योनि वगैरह उस तरह की हो सकती हैं। और कई अपने जो बात की दिक्कत होती है, जैसे अपन का उनका आहार विहार सही नहीं हो, रात में जागना है, दिन में सोना है, कब कब का आहार विहार है, रूप से आहार विहार है, तो उसके यदि उस तरह की दिक्कत है तो उससे उसको अपन अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनाटॉमिकल दिक्कत है फिर उसको, जैसे ट्यूब वगैरह ब्लॉक है तो उसको भी, उसमें भी कहीं ना कहीं दोष का ही इन्वॉल्व होता ही है, ये भी अपन देखते ही हैं जनरली में। तो उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ के उसके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। जी सर, मैं ना अभी हम हमारे सर के जो केसेस हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो मैं केसेस आगे आने वाले सत्रों में बताऊंगा। तो उससे बहुत आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमारे सर ने सोच के केसेस सॉल्व किए। वो सब मैंने लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी ओके। को कुछ बोलना है? अंजलि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। चरिता मैम कुछ बोलिए। गंगवार सर, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जागीर सिंह जी, महाजन सर, चंपा मैडम,
इनफर्टिलिटी रिलेटेड कुछ बात बोलना है तो बोलिए। जितेंद्र कुमार जी, सविता मैडम, किसी को बोलना है कुछ? हाँ जितेंद्र जी बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। अरे आज मुझको बहुत कुछ सीखना मिला सर। आपने पहले बताया कि जो मॉडर्न मेडिसिन का बारे में क्या क्या करना पड़ेगा, तो हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, ये सब बताया। और वो हरित संहिता में जो लिखा कि प्रोलैक्टिन ज्यादा बढ़ा हुआ तो ओवुलेशन हारिस कम संहिता में हो नहीं जाएगा। बोला सर, हारिस संहिता में ये नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है ना वो मैंने को रिलेट किया। हारिस संहिता में इंग्लिश वर्ड नहीं बोला है प्रोलैक्टिन। हारिस जो थे वो हाँ सर। अग्निवेश के क्लासमेट थे, उन्होंने ये बोला या है तन्य हाँ वस्त्र सर। तक, हाँ उन्होंने सर ये बहुत बोला है। ठीक है सर। ये सब मैंने बहुत अच्छा लगा। और भी आपने बताया कि पहले हेतु का निर्णय करना चाहिए, क्यों होता है, तो उसका अग्नि कैसा है, और वो आम कैसा है, मल कैसा है, त्रोतस, गर्भस्राव का, ये सब हेतु जानना है। ये भी बहुत मुझको एक पूरा बेसिक नॉलेज मिल गया सर। और उसके बाद भी आपने बताया जो आम जब ज्यादा हो जाता है तो बहुमूत्रता हो जाता है, बालभ्रंश हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, और वो टाइट मोशन भी आता है, और उसका जो जीवा है उसका भी आपने बताया। और वो बामिनी जोनि व्यापक का भी वो गर्भस्राव का हेतु होता है। इसमें ट्रैवलिंग या अधोगमन, अतिरुक्ष आहार, और वो प्रतिलिंग अर्ण, स्ट्रेस, और ये सब भी बताया। वो भी बहुत ठीक सर लगा। और वो जो सुप्रजनन के लिए आपने बताया कि शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मा का शुद्धि, आहार विहार, ये सब भी जानने को मिला। और सारे में जो आम दोष को जो निवारण करना चाहिए, और वो जो रस धातु का जो मल होता है, जो कफ को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। और एक भी मुझे मिल गया जो कफ ज्यादा होने से भी जो आपका जो रस दुष्टि होने से भी प्रतिशय हो जाता है। ये सब कुछ सीखने को सर मिला। बहुत अच्छा सर सेशन मैंने आज आपसे जाना। और उस जितना भी वैद्य लोग है यहाँ पर मौजूद है, मैं सबको मेरा प्रणाम करती हूँ। और वो इतना ज्यादा अच्छी क्लास के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे सर का लेक्चर जो है, ये 2001 में सर ने हमको लेक्चर में सिखाया था। वो मराठी में रिकॉर्डेड था। वो लेक्चर मैंने सुन के हिंदी में ट्रांसलेट किया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मतलब मैं अपने गुरु का लेक्चर जो है रिकॉर्डेड कब से रखा हूँ हार्ड डिस्क में, तो वो मैंने आप लोगों को पहुंचाया उनकी बात, लेकिन वो मराठी में था, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया। तो ये आप लोग को जरूर काम आएगा। मेरे गुरु जी का ही ज्ञान है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ हिंदी में। ठीक है। तो आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, डू यू वांट टू टेल समथिंग? पटनायक सर, Sir, सर जी सर। sir, I am in OP, sir. ओके सर, ओके सर, Okay. कैरी ऑन सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे रात को मिलेंगे और 9 बजे हम केस टेकिंग का सेशन करेंगे। और सुबह कल धनतेरस है तो सुबह का सेशन कल होगा 7 बजे। ठीक है। फिर आप लोग जैसे बोलेंगे वैसा सेशन करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग 9 बजे मिलते हैं। सभी को प्रणाम।